नमस्कार। क्या ओली ने नेपाल बॉर्डर पर चलवाई गोली? क्या नेपाल बॉर्डर पर ओली ने करवाई एक भारतीय की हत्या? क्या भारत ओली को देगा कड़वी गोली? क्या सीमा विवाद को लेकर भारत के बातचीत से इनकार के बाद ओली की फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है? और बिहार के सीतामढ़ी से लगे नेपाल बॉर्डर पर 12 जून 2020 को आखिर हुआ क्या था? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, वरना नेपाली पीएम ओली की जुबान से निकली गोली आपको भी निशाना बना सकती है। तो मामला था बिहार के सीतामढ़ी से लगे नेपाल के बॉर्डर का। सीतामढ़ी के सोनबरसा इलाके के रहने वाले लगन यादव के परिवार के कुछ लोग नेपाल बॉर्डर पार करके नेपाल के हिस्से में गए थे। अब सवाल यह है कि ये लोग क्यों गए थे? दरअसल लगन यादव के बेटे की ससुराल बॉर्डर से लगे नेपाल के इलाके सरलाही में है, यानी लगन यादव की बहू नेपाल की नागरिक है। वैसे भी नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है और दोनों देशों के बीच ओपन बॉर्डर है। दोनों ओर के नागरिकों के आने जाने के लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नेपाली पुलिस के पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो भारत से लगी करीब 2500 किलोमीटर की सीमा पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर पाए। नेपाल की कुल जनसंख्या ही 3.25 करोड़ की है। खैर, तो जब नेपाल के हिस्से में दोनों परिवारों के लोग बात कर रहे थे तो नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों ने इन लोगों को वापस भारत जाने के लिए कहा, क्योंकि नेपाल में 14 जून तक लॉकडाउन लागू है। यह सही है कि नेपाल में पिछले कुछ दिनों में कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। इनकी संख्या 5000 को छूती दिखाई दे रही है, लेकिन क्योंकि दोनों देशों का बॉर्डर ओपन है तो अभी भी रोज बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में जा रहे हैं और यह बड़ी आसानी से हो रहा है। नेपाली पुलिस ने बिहार के इसी खास पॉइंट पर लोगों को रोकना चाहा और इसी बात को लेकर नेपाल एपीएफ और भारतीय नागरिकों में झगड़ा शुरू हो गया। भारतीयों ने नेपाल एपीएफ पर महिलाओं से बदसलूकी का आरोप लगाया है, जबकि नेपाल एपीएफ ने लगन यादव और उनके साथियों पर एग्रेसिव बर्ताव का आरोप लगाया है। पूरे मामले पर भारतीय फोर्स सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने कहा है कि नेपाल की ओर से की गई फायरिंग में एक भारतीय की मौत हुई है। एसएसबी के डीजी कुमार राजेश चंद्रा ने बताया कि नेपाल सुरक्षा बल ने 15 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 10 राउंड फायरिंग हवा में की गई और 5 लोगों पर फायरिंग में कई लोग जख्मी हुए थे। इनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। फायरिंग से हालात बिगड़ने के बाद दोनों देशों के अधिकारियों ने आपस में बातचीत की है। नेपाल के सरलाही के एसपी और भारत के सीतामढ़ी के एसपी की बातचीत हुई। इससे पहले एसएसबी की 51वीं बटालियन के कमांडेंट की भी सरलाही के एसपी से बात हुई। एसएसबी के डीजी ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। एसएसबी ने मामले की रिपोर्ट भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेज दी है। वैसे तो इस तरह का मामला नेपाल बॉर्डर पर 2015 में भी सामने आ चुका है। तब भी एक भारतीय की नेपाल एपीएफ की फायरिंग में मौत हो गई थी, लेकिन 2020 में ताजा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण को लेकर विवाद चल रहा है। भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल अपने नक्शे में शामिल कर चुका है और अब भारत से बॉर्डर विवाद पर बातचीत चाहता है। हालांकि भारत फिलहाल नेपाल से बॉर्डर मामले पर बातचीत नहीं कर रहा, लेकिन जब सीतामढ़ी बॉर्डर पर नेपाल एपीएफ की गोली से एक भारतीय की मौत हुई तो भारत के स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने नेपाल के स्थानीय पुलिस से बात की है। देखिए, हमें यह ध्यान रखना होगा कि इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कह चुके हैं कि नेपाल में भारत से आए लोगों की वजह से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। ओली ने साफ कहा था कि भारतीय वायरस चाइनीज वायरस से ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा भी ओली कई खतरनाक भारत विरोधी बयान दे चुके हैं। बिहार बॉर्डर पर हुई हत्या को लेकर भी नेपाली पुलिस की ओर से लॉकडाउन का हवाला दिया जा रहा है। यह साफ है कि नेपाल एपीएफ की ओर से लॉकडाउन के मद्देनजर भारतीयों को नेपाल में जाने से मना किया गया था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत को लेकर रवैया इस घटना की वजह बना है। यह भी सोचने का विषय है कि क्या सीमा विवाद पर ओली के बड़बोलेपन ने ही नेपाल के सुरक्षा बलों को एक भारतीय की जान लेने पर मजबूर कर दिया। सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए किसी को गोली मारकर उसकी जान ली जा सकती है, वो भी तब जब भारत का एक परिवार अपनी बहू और नेपाल की बेटी से मिलने गया था।
देखिए, मैं नेपाल और भारत के बिगड़ते जा रहे रिश्तों को लेकर कई वीडियोस इसी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और तब से कर रहा हूं जब किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि नेपाल भारत के लिए बड़ा सिरदर्द बनने जा रहा है। मई 2020 की शुरुआत में ही मैंने इसी चैनल पर यह बताया था कि कैसे अप्रैल के अंत में नेपाल की ओली सरकार को चीनी राजदूत के जरिए चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने गिरने से बचाया था। मैंने बताया था कि प्रचंड गुट के दबाव में ओली अपने पद से इस्तीफा देने को भी तैयार हो गए थे, लेकिन चीनी राजदूत के दखल के बाद उनकी कुर्सी बच पाई। तब से ही ओली चीन के पिछलग्गू बन चुके हैं। चीन का दखल नेपाल में इस कदर बढ़ गया है कि वो अब नेपाल की सरकार को कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचा रहा है। आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि अप्रैल तक ओली ने भारत के खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं कही थी, कोई भी भड़काऊ बयान नहीं दिया था, लेकिन मई आते आते उन्होंने भारत के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू किया और फिर वो रुके नहीं और इस हद तक चले गए कि नेपाल का नया नक्शा ही जारी करवा दिया गया। शुरुआत में नेपाल के तमाम राजनीतिक दल इसके विरोध में थे, लेकिन उसके बाद ओली ने इसे राष्ट्रवाद का नाम देकर इतना तूल दिया कि नेपाल के बाकी दलों को भी उनका साथ देना पड़ा। भले ही नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली भारत विरोध को राष्ट्रवाद का कितना ही चोला ओढ़ा दें, लेकिन सच्चाई यही है कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए चीन के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। हो सकता है कि देर सवेर अपनी ही पार्टी के दबाव में उन्हें जाना पड़े और फिर नेपाल और भारत के रिश्ते सामान्य हो पाएं, लेकिन जब तक ओली प्रधानमंत्री हैं तब तक नेपाल में एंटी इंडिया और इंडिया में सीतामढ़ी की घटना के बाद एंटी नेपाल सेंटिमेंट बढ़ रहा है। वैसे इस बात की भी पूरी संभावना है कि भारत सरकार ओली को उनके बड़बोलेपन और दोनों देशों के रिश्तों को खराब करने की सजा जरूर दे। नमस्कार।